नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए द हिंदू का एनालिसिस लेकर आया हूं और इस पर हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या है, कौन से मुद्दे रिलेवेंट हैं जो कि आप लोगों के परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। आइए हम लोग पहले हाईलाइट देख लेते हैं। न्यूज़ का क्या हेडलाइन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है आपका ईरान इजराइल टेंशन, क्लाउड फ्यूचर ऑफ इंडियन हायर फॉर इजराइल कंस्ट्रक्शन साइट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ समय पहले जो भारत में स्किल लेबर थे, खासकर उन क्षेत्रों में जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे, उनको हायर करने के लिए इजराइल सरकार द्वारा पहल किया गया था और एक एग्रीमेंट MOU पर सिग्नेचर किया गया था। उसके थ्रू 5,000 करीब कंस्ट्रक्शन वर्करों को भारत से वहां पर ले जाने की बात हुई थी। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि आप लोग जैसा जानते हैं, इजराइल फ़लस्तीन जो वार चल रहा है, जिसको लगभग 6 महीने हो गए, और इसको देखते हुए अभी हाल ही में इजराइल ने दमिश्क जो है वहाँ पर जो कि आपका वाणिज्य दूतावास है ईरान का, उस पर उसने हमला किया। हमला को करने के बाद यह टेंशन और बढ़ गया और बढ़ने के बाद जैसा आप जानते हैं कि इजराइल जो फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन में आपका जो हमास ग्रुप है, हमास एक तरह से ईरान का मिलिशिया ग्रुप के रूप में काम करता है और वहाँ पर वह इनडायरेक्टली उसका सपोर्ट जो है ईरान जो है वह हमास को इनडायरेक्टली समर्थन करता है। और यह जब हमला हुआ उसके बाद से जो यह वर्कर हैं, यह जो वहाँ पर गए हुए हैं या कुछ लोग जाने के जो हैं अपना प्लान बनाए हैं, उनके लिए एक टेंशन की बात हो गई है, जिसको लेकर तो इस पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। वहीं आपका है दूसरा इसी से रिलेटेड खबर है, 17 इंडियन एब्रॉड इजराइल कार्गो वेसल सीज बाय ईरानियन। ईरान के द्वारा एक कार्गो वेसल का सीज किया गया है। ईरान के जो आप लोग जैसा जानते हैं रिवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान की, उसके द्वारा, और वहाँ पर 17 भारतीय इसमें थे। जो जितने भी कार्गो के मेंबर थे उसमें, उनको भारत सरकार छुड़ाने का प्रयास कर रही है और दिल्ली और तेहरान के बीच लगातार संपर्क जारी है। देखिए वह लोग कब तक छूटते हैं, यह मुद्दा है, इस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। वहीं आपका अगली खबर है, why is there a WHO alert on the वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस पर WHO का रिपोर्ट आया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि चाइना के बाद भारत हेपेटाइटिस के मामले में सेकंड नंबर का दूसरा देश है। और हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे कि हेपेटाइटिस बीमारी क्या होती है या कैसे होती है और इसका क्या क्या परिणाम है, और आगे चल के भारत में इसके बढ़ने के पीछे क्या कारण है, इस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। वहीं आपका अगली खबर है, जीरो साइंस द साइंस रिलेटेड टू एजिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अवस्था बढ़ती जाती है, तो अवस्था बढ़ने के साथ साथ कई बीमारियां जैसे हृदय से संबंधित या तो BP से या तो शुगर से संबंधित बीमारियां होती हैं, तो उसके बारे में बतलाया गया है, उसको भी हम लोग डिटेल से जिक्र करेंगे। वहीं अगली खबर आपका है, क्वात्रा मीट US ऑफिशियल रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत और अमेरिका लगातार अपने जो रणनीति जो सहयोग है उसमें आगे बढ़ रहे हैं, और उसी में जो भारत के विदेश सचिव हैं विनय क्वात्रा, वह वाशिंगटन में गए हुए हैं 3 दिनों के ऑफिशियल दौरे में, और उसी दौरान उनका जो है आपका वह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर प्रोग्रेस पर वह सहमति बनी है और उसी में प्रगति हुआ है, उस पर भी हम लोग डिटेल में जिक्र करेंगे। और अगली खबर है आपका, ट्रेंड इन क्लाइमेट चेंज ज्यूरी
प्रेडेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, उसको कैसे न्यायप्रिय बनाया जाए, किस प्रकार उसे न्याय के दायरे में रखा जाए। वहीं अगली खबर है AI प्रेजेंट्स चैलेंज अपॉर्चुनिटी फॉर कोर्ट। CJI कहे हैं, आपके मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने यह कहा है कि जो आपका AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, यह कोर्ट के लिए, न्यायालय के लिए आपका एक अपॉर्चुनिटी भी है और साथ ही साथ एक चुनौती भी है। तो उस पर भी हम लोग डिटेल में जिक्र करेंगे। आइए हम लोग उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम लोग जिक्र कर लेते हैं। आप लोग जैसा जानते हैं, हमारे चैनल पर जो भी आप लोगों के लिए वीडियो डाला जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे हैं नॉट सब्सक्राइबर व्यूअर हैं, और ये लोग 72.7% यह वीडियो को देखते हैं, जबकि जो सब्सक्राइबर हैं वह मात्र आपके 27.7% देखते हैं। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। आइए हम लोग अगली खबर देख लेते हैं। ईरान इजराइल टेंशन क्लाउड द फ्यूचर ऑफ द इंडियन हायर फॉर इजरायली कंस्ट्रक्शन साइट। जैसा कि आप लोग चित्र देख रहे हैं, यह इजरायली ऑफिशियल के साथ भारत के भी इसमें अधिकारी हैं, और इनका जो सेरेमनी हुआ था दिल्ली में, 60 वर्कर जो थे वह फ्लैग ऑफ कर रहे थे टू इजराइल ऑन 2 अप्रैल को। तो उसके बारे में दिया गया है कि जैसे जैसे इजराइल फ़लस्तीन वार बढ़ता जा रहा है, आप लोग जैसा जानते हैं कि जो फ़लस्तीन में वह गुट है, एक हमास नाम है, हमास जो है उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट जो मिल रहा है वह आपका इजराइल के ईरान के द्वारा मिल रहा है। और अभी हाल ही में यह देखा गया कि ईरान का जो आपका वाणिज्य दूतावास था दमिश्क में, वहाँ पर जो इजराइल के द्वारा हमला किया जाता है और वहाँ पर 7 लोग मारे जाते हैं, जो कि बहुत भयावह स्थिति होती है। और उसके बाद और ही स्थिति विकराल हो जाती है, जहाँ इनडायरेक्टली रूप में ईरान की भागीदारी थी हमास के द्वारा। वहीं पर आप देखेंगे कि इसके थ्रू अब डायरेक्टली ईरान, चूँकि 1987-88 के बाद से ईरान कभी डायरेक्ट अपनी भूमि पर नहीं लड़ा है, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे इस स्थिति से, तो ऐसा उत्पन्न हो रहा है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट ईरान की जो है वह उसमें मौजूदगी बढ़ती जा रही है। तो उसी को देखते हुए जो आपके वर्कर हैं उनके लिए एक थ्रेट पैदा हो रहा है, और 5000 लगभग जो इंडियन वर्कर थे, जो स्किल थे, उन्हें इजरायली गवर्नमेंट ने अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हायर किया था। और इसको देखते हुए कई विशेषज्ञ जो थे वह सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे कि इस समय इन लोगों को वहाँ नहीं भेजना चाहिए। और जो यह फैसिलिटी दी गई थी वह आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और आपका वहाँ की जो अथॉरिटी है वह आपका पीबा है। पीबा का मतलब यही हुआ कि पॉपुलेशन इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी द्वारा ऑलरेडी मीडिया चैट ग्रो उनके साथ मिलकर ये लोग आपस में काम कर रहे थे। तो इसी पर यह खबर है, और यह खबर एक तरह से इनके जो भी वर्कर हायर किए गए हैं उनके बारे में है। जैसे उन्नाव की एक घटना उठाई गई है, वहाँ पर कई लोग प्लान करके जाने के फेर में थे, वो कई पैसे वैसे सब इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन इस टेंशन को देखकर उनके जो भविष्य है उस पर भी एक खतरा मंडराता चला जा रहा है कि वो ईरान में जाएंगे कि नहीं। और उससे बढ़ के सबसे बड़ी चीज़, भारत सरकार का यहाँ पर कोई ना कोई प्रोएक्टिव की नीति जो है वह कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ कमी है, क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र में भेज रहे हैं जहाँ की आप ऑलरेडी जानते हैं कि टेंशन है और युद्ध बढ़ता जा रहा है, और इजराइल जो है वह फ़लस्तीन में अपना
जो जाति है या तो कहा जाए मनमानी है, वो अपने अनुसार उसको जोतते जा रहा है, वहाँ हमले करते जा रहा है, जिससे वहाँ परिस्थिति और भयावह होती जा रही है। तो इसको देखते हुए थोड़े समय के लिए इन सब चीज़ों को रोक देना चाहिए, क्योंकि हमारे अगर इंडियन जाकर वहाँ फंसेंगे तो हमारे लिए एक और दिक्कत मौजूद हो जाएगी, जिससे कि एक तनाव अन्य देशों के साथ बढ़ने की संभावना है। अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध में देखेंगे तो कई देश इसमें मिलते इसलिए चले गए, कहीं न कहीं उनके जो लोग थे वह इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रभावित होते गए। तो इससे यह भी संभावना है कि इन सब चीज़ों में जैसे भारतीय लोग हैं वहाँ गए, तब तक टेंशन दूसरे देश, जबकि हम न्यूट्रल हैं, फिर भी अगर हमारा किसी वैसे इंटरेस्ट हो रहा है तो उसमें दिक्कतें बढ़ती जाती हैं, वो एरिया और युद्ध का दायरा बढ़ता जाता है। तो यह एक प्रमुख खबर है। दूसरी जो इसी से रिलेटेड यहीं आगे है आपका, कि इसके बारे में बतलाया गया है और कई लोग इस पर चिंताएं जाहिर किए हैं, जो कि आप जैसा देखेंगे केसी सिंह हैं, या आपके फार्मर एम्बेसडर हैं टू ईरान एंड यूएई हैं। इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट से एक्शन टू रिफ्लेक्ट द पुअरली, जो बेकार तरीके से यह प्लानिंग किया गया है उसके बारे में, इट्स प्लानिंग फॉर द इवेंचुअली द गवर्नमेंट हैज़ नोन फॉर द सेवरल मंथ अबाउट द टेंशन इन द रीजन। कुछ महीनों से, जो 5-6 महीने से इस क्षेत्र में टेंशन है, उसके लेकर सरकार को यह भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसके बारे में है। अगला हम लोग खबर देख लेते हैं, इसी का डिटेल है। ईरान की क्रांति आप लोग जैसा जानते हैं 1977-78 में ईरान के जो शाह थे, आपके इसे ईरानी क्रांति के नाम से जानते हैं, और इसको संदर्भित करता है कि 1978 में और 79 के बीच ईरान के सामने आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो वहाँ के शाह थे मोहम्मद रजा पहलवी, इनकी राजशाही सत्ता जो थी, जो कि प्रो अमेरिकन थी यानी वेस्ट के तरफ थी, इसको चुनौती देने वाले जो आपके उस समय के जो नेता थे आयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, इन्होंने इस वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर आपका वह होता है क्रांति होती है, और उसी के तहत यह जो आपके वहाँ के शाह थे वह वहाँ से बाहर चले जाते हैं और यह ईरान में आते हैं। उसी के बाद यह इस्लामिक गणराज्य के रूप में आपका स्थापना होता है। उसी के बाद ईरान जो है पूर्ण रूपेण एक इस्लामिक गणराज्य के रूप में स्थापित होता है, और उसी को देखते हुए ईरानी सरकार जो है और समाज और विदेशी संबंधों में एक नया आयाम आता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ईरान जो है एक शिया बहुल देश है, और शिया बहुल देश है, और यह जो पश्चिम से था यानी कि अमेरिका से, वह धीरे धीरे कटने लगा और अपने आप को अलग करने लगा। क्रांति न केवल ईरान के लिए बल्कि व्यापक मध्य पूर्व और दुनिया के लिए एक दूरगामी परिणाम हुआ, और यह संघर्ष की जड़ें जो थीं वह ईरान और इराक के बीच क्षेत्रीय और वैचारिक विवादों से जुड़ी रहीं। और 1979 में ईरानी क्रांति, जिसमें शाह को उखाड़ फेंका गया और आयातुल्ला खुमैनी को एक इस्लामिक गणराज्य के रूप में स्थापना किए और तनाव को काफ़ी बढ़ा दिया, और सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक ने ईरान की क्रांति को अपनी स्थिरता के लिए खतरा माना और आपका क्रांति की अराजकता का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जैसा कि मैं बतला चुका हूँ आप लोगों को, जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ, क्रांति वहाँ पर हुई, तो उसके परिणाम स्वरूप यह देखा गया कि जो उसके पास ही में पड़ोसी देश है इराक, उस समय उस पर जो वह क्षेत्र अधिकार जो था वह सद्दाम हुसैन के क्षेत्र में आता था, क्योंकि जो इराक का कुछ एरिया है और ईरान का ऐसे है, तो मान लीजिए ये ईरान वाला एरिया है, यहाँ पर पूरी तरह शिया है, शिया बहुल है, और यह वाला आधा एरिया जो है यह भी आपके शिया हैं, इधर आपके सुन्नी हैं। तो इस जब सद्दाम हुसैन थे तो उन्होंने इस अराजकता को, जो क्रांति थी, इसका लाभ उठाने की कोशिश की, और उसी को देखते हुए 22 सितंबर 1980 को वहाँ
ईरान पर इराक ने हमला कर दिया और इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें थी वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप लोग अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को फॉलो करते होंगे तो उस समय भारत में तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट जो था वह कम हो गया था, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया था और उसका जो हमारे व्यापार प्रतिकूल पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। जब इराक ने ईरान पर आक्रमण किया और यह मुख्य रूप से खुर्जेस्तान था, यही सीमावर्ती क्षेत्र था और यही जो था आपका इस क्षेत्र में यह तेल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, सबसे ज़्यादा यह समृद्ध था इसका और इसी पर कब्जा करना मेन सद्दाम का लक्ष्य था और ईरान के प्रभाव को कम करना था और प्रारंभ में ईरान के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय लाभ हासिल करना था, मुख्य लक्ष्य था। अंततः ईरान की सेना एकजुट हो गई और यह युद्ध एक लंबे और खूनी गतिरोध में बदल गया और इसका परिणाम यह हुआ कि यह करीब 8 वर्षों तक युद्ध चला और इसमें विश्व के कई देश जैसा कि इराक है, इराक के फेवर में अमेरिका खड़ा हो गया और लीबिया और अन्य जो देश थे वह ईरान के फेवर में खड़ा हो गए और यह बाद में जब यह युद्ध समाप्त हुआ उस समय इंटरफेयर जो करना पड़ा वह यूएनओ को करना पड़ा, तब जाकर यह युद्ध लड़ा गया। और यह बतलाने के पीछे मेरा मेन मकसद था कि ईरान जो है उस पर सिर्फ 1988 तक ही युद्ध हुआ था उसके भूमि पर। उसके बाद ईरान इनडायरेक्टली उसके जो मलेशिया ग्रुप हैं अन्य देशों में, जैसे यमन में हुती देखेंगे, अन्य देश वैसे ही आप फ़लस्तीन में देखेंगे, आपका हमास देखेंगे, तो इन सब के बीच आपस में जो बढ़ावा देना, इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, वही ईरान का काम है, लेकिन वह अपनी भूमि पर युद्ध पसंद नहीं करता है। लेकिन जब से यह दमिश्क में उसके उच्चायोग पर जो हमला हुआ है उसके बाद यह संभावनाएं बहुत प्रबल जा रही हैं कि अब डायरेक्टली ईरान अपना इंटरफेयर करेगा। और इसी से लेके आपका है जो मैं बतलाया हूँ, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि ईरान और आपका इराक दोनों देश तेल के प्रमुख उत्पादक थे उस समय। अगस्त 1988 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम था वह समाप्त हो गया और अपने अपने पक्षों में, और इसका उद्देश्य कोई हासिल नहीं हो पाया, कोई सीमाओं में परिवर्तन नहीं हो पाया। जिस मकसद से इराक ने ईरान पर युद्ध किया था उसको भी वह टारगेट को सिद्ध नहीं कर पाए, हासिल नहीं कर पाए, यही इसका मेन है। अब हम लोग अगला चलते हैं, उसी से रिलेटेड है। 70 इंडियन aboard टू इजराइली कार्गो वेसल सीज्ड बाई ईरान। यह ईरान के द्वारा जो यह आपका वेसल है इसका जो नाम है यह आपका MSC एरीज है और यह जो सीज किया गया है यह ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा किया गया है और यह गल्फ के हारमुज में इसको सैटरडे आपको शनिवार को इसको सीज किया गया है और जिसमें आप यह दिखाया गया है यह एकदम रियल है। और यह जो है एक्स पर यानी कि जो आपका ट्विटर है उसी पर यह जो है आपका वीडियो इसको प्रसारित किया गया था, उसी से रिलेटेड है। और इसमें जो क्रू मेंबर थे इसमें 17 भारतीय थे और इंडिया और तेहरान के बीच वार्ता चल रही है इनको छोड़ने के लिए, तो उसी पर भारत की अथॉरिटी और ईरान अथॉरिटी लगातार एक दूसरे के टच में है। तो इन सब चीज़ों से टेंशन दिखाया जा रहा है कि टेंशन कितना रेड सी में आपका बढ़ गया उसके बारे में बतलाया जा रहा है। अब हम लोग अगली खबर पर चलते हैं और यह उसी से रिलेटेड है। पोस्ट ऑन द एक्स, ईरानियन स्टेट रन न्यूज एजेंसी जो है वह इरना है, यह कोट की है, एन इंफॉर्मेशन सोर्सेज कन्फर्म द सीजर ऑफ द फॉरेन वेसल के बारे में उसने कन्फर्म किया है कि यह हम लोग सीज किए हैं और यह जो है आपका पर्शियन गल्फ नियर द स्ट्रेट ऑफ हारमुज के पास इसे सीज किया गया है। अदर ईरानी मीडिया रिपोर्टेड दैट द वेसल वाज द
सी एरीज द यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेटर एजेंसी आल्सो कन्फर्म द एक्सीडेंट। जो आपकी जितनी भी रिपोर्ट वहाँ की लोकल ईरानी है वह भी, और जो इंग्लैंड की यूके की जो एजेंसी है वह भी कन्फर्म की है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो इससे यही जाहिर होता है कि जो टेंशन है इजराइल और फ़लस्तीन जो वार को लेकर, वह गल्फ देशों में भी धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में क्या होगा, भारत के नज़रिए से भी यह सुरक्षा की स्थिति है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ने की स्थिति है, फूड सप्लाई या अन्य सप्लाई चेन पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं अस्थिरता की स्थिति पैदा होगी। आइए हम लोग अगली खबर पर चलते हैं। वाई इज देयर WHO अलर्ट ऑन द वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो वायरल है उसके बारे में WHO अलर्ट क्यों कर रहा है, इसके बारे में एक खतरा क्यों बतला रहा है, उस पर हम लोग जिक्र करते हैं। व्हाट आर द फाइंडिंग द ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जो कि WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया है, उसके बारे में कहा गया है। उसमें क्या पाया गया है, वाई डज द इंडिया हैव सच हाई डिजीज लोड ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस का जैसा आप लोग जानते हैं 4 प्रकार होती है, A, B, C और D। यह होने के पीछे 2 कारण है। एक तो आप लोग एल्कोहलिक, जो लोग मदिरा या उसके शराब का सेवन करते हैं, और एक दूसरे जो होते हैं नॉन एल्कोहलिक होते हैं, जिनका कि फैटी लीवर हो जाता है उनमें। और जो एल्कोहलिक होते हैं, आप लोग ज़्यादा से जानते हैं अल्कोहल पीने के बाद डोपामीन बनता है, जिससे सुख की एक प्राप्ति होती है जो क्षणिक होता है, लेकिन अगर वह कंटिन्यू पीने लगते हैं तो उनके लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं लीवर जो होता है, अंगूर का एक बंच देखे होंगे, बंच की तरह आकार ले लेता है, लेकिन अगर मान लीजिए वह फिर बाद में अगर छोड़ देते हैं तो उल्टी दस्त अन्य क्रियाएं वह जारी रहती हैं, लेकिन यह स्थिति जो होती है धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। लेकिन वह लंबे समय तक पीने लगते हैं तो बाद में लीवर से संबंधित डिजीज हो जाता है, जैसे कि लीवर खराब हो जाना या तो लीवर कैंसर हो जाना। इन सब के चलते मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ बतलाया गया है आपका। जो भारत में हेपेटाइटिस डिजीज का जो लोड है बी और सी प्रकार के सबसे ज़्यादा हैं। इज द इंक्रीजिंग द प्रिवेलेंस ऑफ द नॉन वायरल फॉर्म ऑफ द डिजीज लाइक एल्कोहल लीवर डिजीज एंड द नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज एडिंग द बर्डन। इस बर्डन को जो है कि बढ़ा रहा है आपका एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक डिजीज। यह स्टोरी के बारे में देख लेते हैं। द स्टोरी सो फार इंडियन अकाउंट फॉर द 11.6 ऑफ द टोटल वायरल हेपेटाइटिस डिजीज ग्लोबली ऑन 2022, मेकिंग द कंट्री द सेकेंड हाईएस्ट डिजीज लोड आफ्टर चाइना। चीन के बाद भारत सबसे बड़ा देश बन गया है, जहां पर 11.6% जो है कि आपके हेपेटाइटिस से संबंधित डिजीज हैं। वहीं आपका यहाँ पर रिपोर्ट दिखाया जा रहा है कि जो बांग्लादेश, चाइना, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजर, पाकिस्तान, फिलीपींस, द रसिया फेडरेशन एंड द वियतनाम कलेक्टिवली शोल्डर नियर 2/3 ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। जो यह देश हैं यह आपके 2/3 संपूर्ण विश्व के इनके ऊपर भार है, यानी कि यहाँ पर डिजीज मौजूद हैं। वहीं अगर बात की जाए आगे, व्हाट डज द रिपोर्ट हाईलाइट रिपोर्ट क्या कहता है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ डिजीज द सेकेंड लीडिंग इन्फेक्शन काजेज ऑफ द डे
globally 1.3 million dead per year, the same as the tuberculosis, यानी टीबी के मामलों के बाद यह दूसरे नंबर का सबसे बड़ी बीमारी है। तो यही यह खबर है, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और भारत के संदर्भ में जो बतलाया जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है, वह भारत में जो पुअर आपका हेल्थ है और साथ ही साथ आपका जो जैसे जांच प्रक्रियाएं हैं, अन्य चीज़ों में कमियां या समय से उनकी लाइफ पैटर्न जो है या एल्कोहलिक है, तो यह सब सारी चीज़ें हैं जो कि बर्डन को यानी मामले को और बढ़ाता इंक्रीज करता है, इसके बारे में इसमें बतलाया गया है। वहीं आपका यह रिपोर्ट जो है इसके बारे में मेन रिपोर्ट लार्जर नंबर ऑफ द केसेस मेजर, जो आपके मनोज गुप्ता हैं लीवर ट्रांसप्लांट एंड जीआई सर्जन आपके PSRI हॉस्पिटल दिल्ली, यह स्टेट दैट दिस इज ड्यू टू हाई रिस्क बिहेवियर लाइक यूज ऑफ द IV ड्रग्स शेयरिंग द इंजेक्शन। यह मतलब कि यह जितने भी डॉक्टर हैं आपके दिल्ली बेस्ड महत्वपूर्ण जो हॉस्पिटलें हैं वह बतला रहे हैं कि भारत में ऐसे मामले बढ़ने के पीछे कारण क्या हैं, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं इसी पर। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन को संदर्भित करता है और हेपेटाइटिस जो होता है वह कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के मेन A, B, C और D। और जो लीवर जो सूज जाता है, फैटी हो जाता है या सूजन हो जाता है, उसी को हेपेटाइटिस A, B, C और D कहते हैं। और हेपेटाइटिस कई प्रकार होते हैं जिसमें हेपेटाइटिस A, B, C, D और E शामिल है और प्रत्येक अलग अलग वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस शराब के सेवन और कुछ दवाओं, विषाक्त पदार्थों और ऑटो इम्यून बीमारियों और अन्य संक्रमण के कारण भी हो सकता है। हेपेटाइटिस के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें थकान, पीलिया, त्वचा और आँखों का पीला पड़ना, पेट में दर्द, मतली, उल्टी और गहरे रंग का मूत्र शामिल है, गहरे पीले रंग का हो सकते हैं। हेपेटाइटिस के निवारण में उपयोग जो है आपका टीकाकरण जो है हेपेटाइटिस A और B के लिए है, बचपन में यह दिया जाता है। अच्छी स्वच्छता का पालन करना और दूषित भोजन और पानी से बचना हेपेटाइटिस B और C के संक्रमण को रोकने के लिए यौन गतिविधियों के दौरान सुरक्षा का उपयोग करना शामिल है। उपचार के विकल्प हेपेटाइटिस के प्रकार पर निर्भर करते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं एंटीवायरल दवाएं और आपके सहायक देखभाल, जीवन शैली में बदलाव और शीघ्र पता लगाने और उपचार से जटिलताओं को रोकने और परिणामों में सुधार करने में मदद मिल सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं, जीरो साइंस द साइंस रिलेटेड टू एजिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें बतलाया गया है डॉक्टर डेनियल बसले द्वारा, और यह जो हैं आपके एन एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं आपके कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। इन्होंने यह बतलाया है जैसे जैसे अवस्थाएं एज बढ़ती जाती हैं और जब अवस्था बढ़ती जाती हैं तो उसके साथ ही साथ कई प्रकार की बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। इस पर यह आधारित है, इसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। और यह जो है आपके सोशल इकोनॉमिक फैक्टर जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि आपका कई बीमारियां जो एज के साथ बढ़ती जाती हैं, खासकर आपके हृदय और ब्लड प्रेशर और साथ ही साथ आपके मधुमेह से संबंधित। तो हम लोग अगली खबर पर चलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। जीरो साइंस बुनियादी उम्र बढ़ने से जीव विज्ञान, पुरानी बीमारियां और स्वास्थ्य का प्रतिच्छेदन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, एक से अधिक पुरानी बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना होती जाती है। जैसे कि यह देखिए बायोलॉजी भी दिखाया गया और यहाँ पर आपके विभिन्न प्रकार के जो आप
एज के साथ जो रोग हैं उसके बारे में बतलाया गया है। अगला खबर हम लोग देखते हैं, क्वात्रा मीट यूएस ऑफिशियल रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जो क्वात्रा हैं वह आपके 3 दिन के वाशिंगटन दौरे पर गए हैं और वहाँ पर जाने के बाद वह वहाँ की जो क्वात्रा हैं वह यूएस की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यूएस डिप्टी सेक्रेटरी जो डिफेंस की हैं, उनसे हिक्स से वे मुलाकात किए हैं और मुलाकात करने पर वह कई चीज़ों पर डिस्कशन भी किए हैं। यह जो मेनली कोऑपरेशन है यह आपका एरिया विच सच एज डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है और इसमें जो कहा गया है वह आपका उसके साथ ही इस डिफेंस रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में और साथ ही साथ जो जेट इंजन है उसको बनाने के लिए दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन की बात की गई है और इसको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए उसी को देखते हुए इनका दौरा जो है वह अमेरिका में हुआ है। इसी पर यह खबर है। आइए हम लोग आगे हिंदी में इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत और अमेरिका के एक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं जो उच्च स्तरीय यात्राओं, नियमित बातचीत और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग द्वारा चिन्हित होते हैं। दोनों देश आतंकवाद विरोधी और रक्षा, समुद्री जांच जैसे निकटताओं से सहयोग करते हैं। वहीं आपका आर्थिक संबंध की बात की जाए तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध काफ़ी बढ़े हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब से 1991 की भारत एलपीजी मॉडल अपनाया, उसके बाद भारत कैपिटलिज्म यानी कि वेस्ट यहाँ की अमेरिका के तरफ भारत का झुकाव लगातार बढ़ता गया, तो उसी संदर्भ में आर्थिक संबंध काफ़ी बढ़े और दोनों देशों के बीच प्रमुख व्यापार और निवेश भागीदारी भी बढ़ रही है और द्विपक्षीय व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल, कृषि, रक्षा सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। व्यापार असंतुलन को दूर करना और वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक बाजार पहुंच को बढ़ावा देने पर भी बातचीत चल रही है। वहीं सामाजिक संबंध की बात की जाए तो भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा बनाए रखने में समान हित साझा करते हैं और वहीं बात किया जाए वे आम सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सैन्य अभ्यास, रक्षा सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने में संलग्न है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है और इसे फ्री के रूप में और ओपन करने पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और उसके लिए रणनीति के लिए प्लान भी बनाए जा रहे हैं। दोनों देश क्षेत्र में नेविगेशन के स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वहीं आपकी सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान की बात की जाए तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध मजबूत हैं, जिससे बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी लोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क में योगदान दे रहे हैं। वहीं अगर शैक्षणिक आदान प्रदान जैसे छात्र नामांकन और अनुसंधान सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान करता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। कोविड-19, अगर स्वास्थ्य देखभाल की बात की जाए तो कोविड-19 महामारी जैसी वैश्विक संकट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच सहयोग महत्वपूर्ण रहा है और दोनों देश वैक्सीन विकास, चिकित्सा अनुसंधान, महामारी प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं अगर प्रौद्योगिकी और इनोवेशन की बात की जाए तो दोनों देश अंतरिक्ष अन्वेषण, आपका स्वच्छ ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी सहित प्रौद्योगिकी और नवाचार के विभिन्न क्षेत्र में सहयोग करते हैं और भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच साझेदारी नवाचार बढ़ावा देने और दोनों देशों के आर्थिक विकास में सहयोग
करते हैं, इस पर भी दोनों देशों के बीच लगातार समझौते हो रहे हैं और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं अगर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की बात की जाए तो भारत और अमेरिका जलवायु परिवर्तन को साथ मिलकर निपटने के लिए महत्वपूर्ण पहचान किए हैं और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, नवीनीकरण ऊर्जा और सतत विकास पर सहयोग उनकी साझेदारी का एक प्रमुख हिस्सा है। अगर वहीं बात की जाए बहुपक्षीय जुड़ाव की तो भारत और अमेरिका वैश्विक चुनौतियों से निपटने और साझा हितों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र, G20 और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं। चूँकि कुछ चुनौतियां और दोनों देशों के अलग अलग इशू हैं, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों के संबंध एक महत्वपूर्ण और क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। AI प्रेजेंट चैलेंज अपॉर्चुनिटी फॉर कोर्ट, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि जो AI है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यह आपका एक जो कि प्रेजेंट हो रहा है कोर्ट के लिए, न्यायालय के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में और एक चुनौती के रूप में। यह जो है वह इंडो सिंगापुर जुडिशियल कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसी में बोलते हुए इन्होंने कहा कि जो आपका AI है एक अपॉर्चुनिटी भी है कोर्ट के लिए और एक आपका चुनौती है, दोनों रूप में इसे प्रदर्शित किया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। पुनः आप लोगों से आग्रह है कि हमारे वीडियो को देखा भी कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हमारे जो नॉट सब्सक्राइबर व्यूअर की संख्या है वह सबसे ज़्यादा देखते हैं, जबकि आपके सब्सक्राइबर जो हैं वह आपके कम हैं। तो आप लोग पहले सब्सक्राइब किया कीजिए, फिर हमारे वीडियो को देखा कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं कि NCERT का जो फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है नोटबुक IAS के द्वारा, यह आपका बाइलिंगुअल है और जो कक्षा 6 से लेके 12 तक अगर बात की जाए बेसिक से एडवांस तक है और यह आपके जो जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा यह कोर्स चलाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। तो इससे आप लोग जुड़िए और लाभान्वित होइए, क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें NCERT का जो रोल है वह बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह बेसिक जानकारी भी देता है और साथ ही साथ एक आपके लिए ऐसा प्लेटफार्म तैयार करता है कि जिससे फैक्ट और कंसेप्ट आपका दोनों ही तैयार होता है। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए, इसे लाइक भी किया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों से आग्रह है कि अपने दोस्तों में इसे शेयर भी किया कीजिए। साथ ही साथ आप लोग गूगल प्ले स्टोर से नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए, आगे द लगा दीजिएगा, ऐसा लोगो दिखाई देगा। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ लॉगिन करने के बाद आप लोगों को UPSC और स्टेट PCS की जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं जो कि बेहद ही कम कीमत पर है। उससे जुड़िए और आप लोग लाभान्वित होइए। धन्यवाद।